हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ननद की शादी में बहू का विद्रोह। गांव और शहर के बीच बसा चौधरी परिवार अपने आप में बहुत नामी था। चौधरी रामनाथ अपने समय के बड़े जमींदार रहे थे और आज भी पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत का डंका बजता था। घर बड़ा था, आंगन चौड़ा और रिश्तेदारों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। घर में रामनाथ की पत्नी सावित्री देवी, बड़ा बेटा विजय, बहू प्रीति, छोटा बेटा मनोज और बेटी कविता रहते थे। कविता यानी ननद पूरे घर की लाडली थी। शादी की उम्र हो चली थी और अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता उसकी शादी तय करना थी। प्रीति की शादी को घर आए 5 साल हो चुके थे। शुरू में सबने उसे खूब प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता परिवार की असलियत सामने आने लगी। सास सावित्री देवी को लगता था कि बहू हमेशा काम में ढिलाई करती है और उनके मायके से लाए सामान को लेकर भी ताने सुनना रोज का हिस्सा बन गया था। फिर भी प्रीति चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे लगता था कि यही उसका फर्ज है। विजय यानी उसका पति एक जिम्मेदार इंसान था, लेकिन माँ और पत्नी के बीच उलझा रहता था। वह चाहता था कि घर में शांति बनी रहे, मगर अक्सर माँ की डांट और बहन कविता की जिद के आगे प्रीति की बातें दब जाती थीं। कविता की शादी का प्रस्ताव जब पक्का हुआ तो घर में जश्न का माहौल छा गया। रिश्तेदारों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई चाहता था कि शादी धूमधाम से हो, ताकि चौधरी परिवार की इज्जत और भी बढ़े। शादी की तैयारियों का पूरा बोझ प्रीति पर डाल दिया गया। सुबह से लेकर रात तक रसोई, कपड़े, मेहमानदारी, हर चीज की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। प्रीति ने बिना कुछ कहे काम करना शुरू किया। वह सोचती रही कि शायद इस बहन की शादी में अपनी पूरी मेहनत लगा दूं तो सास और ननद का दिल पिघल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। जब भी वह कुछ करती, सास उसमें कमी निकाल देती। ये मिठाई ठीक से बनी भी है या बस यूं ही बना दी, सावित्री देवी ने रसोई में झांकते हुए कहा। मां जी, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि सब स्वादिष्ट हो। मिठाई भी ताजी ही बनी है। कोशिश कोशिश, तुम्हारी कोशिशों से कभी काम पूरा हुआ है क्या? अगर मेरी बेटी के घर वालों ने खा लिया और कह दिया कि मिठाई फीकी है, तो लोग हंसेंगे कि चौधरी की बहू को बनाना नहीं आता। प्रीति ने चुपचाप सिर झुका लिया। अंदर ही अंदर उसका मन टूटने लगा था, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे लगा शायद शादी का तनाव है, इसलिए सास इस तरह बोल रही हैं। इधर कविता यानी ननद शादी की तैयारियों में राजकुमारी बनी घूम रही थी। कभी साड़ी ट्रायल, कभी ज्वेलरी शॉपिंग, कभी मेहमानों की लिस्ट, सब कामों में उसकी राय पूछी जाती थी, लेकिन असल जिम्मेदारी सिर्फ बहू पर डाली गई थी। एक दिन सुबह सुबह जब रिश्तेदार घर आए तो सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, अरे देखो देखो, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन ये बहू तो जैसे बस नाम की बहू है। इसके मायके से तो अभी तक ढंग का सामान तक नहीं आया। लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? ये सुनकर प्रीति के दिल पर जैसे किसी ने तेज चोट मारी हो। वह सोचने लगी कि क्या शादी में मायके का योगदान ही सब कुछ है? उसकी मेहनत, उसकी भागदौड़, उसके त्याग की कोई कीमत नहीं। शादी के दिन नजदीक आते ही तनाव और बढ़ता गया। हर दिन नए ताने, नए इल्जाम। विजय बीच बचाव करने की कोशिश करता, लेकिन मां के सामने उसकी भी एक नहीं चलती। फिर आया वो दिन जब घर में मेहंदी का कार्यक्रम था। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा था, गीत संगीत चल रहा था। मेहमानों के बीच सावित्री देवी ने जोर से कह दिया, अगर मेरी बेटी की शादी में ये बहू घर छोड़कर भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली इज्जत तो हमारी खुद की है। यह सुनते ही प्रीति का दिल छलनी हो गया। आंखों में आंसू लिए वह कमरे में चली गई। उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। कितने सालों से वह इस घर को अपना मानकर जी रही थी, लेकिन हर मौके पर उसे पराया ही समझा गया।
उस रात उसने बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान बांधा और घर छोड़कर निकल गई। सुबह जब सबको पता चला तो पूरा घर हक्का बक्का रह गया। शादी से बस 2 दिन पहले बहू का घर छोड़ देना पूरे परिवार के लिए सदमे से कम नहीं था। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे, इतनी बड़ी शादी और बहू भाग गई, क्या चौधरी परिवार की इज्जत अब मिट्टी में मिल जाएगी? विजय को जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। वह दौड़ दौड़कर हर जगह प्रीति को ढूंढने लगा, मगर प्रीति कहीं नहीं मिली। घर में हलचल मच गई, लेकिन इस हलचल के पीछे छुपे असली कारणों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह का समय था, घर के आंगन में हलचल पहले जैसी नहीं थी। मेहंदी का कार्यक्रम अभी अभी खत्म हुआ था और सब थके हुए थे। लेकिन जब यह खबर फैली कि प्रीति घर छोड़कर चली गई है, तो पूरा माहौल जैसे किसी सन्नाटे में बदल गया। जो घर कल तक गीत संगीत से गूंज रहा था, वहां अब तनाव और फुसफुसाहट का राज था। सावित्री देवी गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने सबके सामने कहा, देखा तुम सबने, कैसी बहू मिली है इस घर को। शादी के मुहाने पर घर छोड़कर भाग गई, हमें बदनाम कराकर जाएगी। रिश्तेदारों ने धीरे धीरे अपनी अपनी राय देना शुरू किया। कोई कहता, इतना बोझ डालोगे बहू पर तो क्या करेगी बेचारी, तो कोई कहता, चौधरी परिवार की बहू होकर भी ऐसा काम करना शर्म की बात है। विजय बेचैन था। रात भर वह अपनी पत्नी को ढूंढने में भटकता रहा। हर बस अड्डा, हर गली, हर रिश्तेदार के घर जाकर देख आया, लेकिन प्रीति कहीं नहीं मिली। वह जानता था कि प्रीति ऐसा कदम यूं ही नहीं उठा सकती। उसके दिल में सालों से जो दर्द पल रहा था, वही अब फूट पड़ा है। घर के अंदर कविता यानी ननद रो रो कर कह रही थी, माँ, अगर मेरी शादी में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। लोग कहेंगे कि चौधरी की बेटी की शादी से पहले ही घर की बहू भाग गई। सावित्री देवी ने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उनका मन अंदर से कांप रहा था। रिश्तेदारों की बातें और मोहल्ले की चर्चा ने आग में घी डालने का काम किया। हर कोई यही पूछ रहा था, क्यों गई बहू, किस बात से नाराज थी। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि प्रीति जैसी सीधी और सहनशील लड़की अचानक यूं घर छोड़ देगी। इधर विजय अकेले में बैठा सोच रहा था, क्या मैं ही दोषी हूं? मैंने हमेशा मां का पक्ष लिया और प्रीति को समझौता करने को कहा। शायद मैं उसकी पीड़ा समझ ही नहीं पाया। वो हमेशा चुप रही, लेकिन क्या उसके चुप रहने का मतलब यह था कि उसे दर्द नहीं होता? उसके मन में ग्लानि भर गई। मगर अब समय हाथ से निकल चुका था। शादी सिर पर थी और बहू का न होना पूरे परिवार की इज्जत पर सवाल खड़ा कर रहा था। शादी के लिए जो रिश्तेदार आए थे, उनमें से कुछ ने साफ कहा, अगर बहू वापस नहीं आई तो शादी का माहौल बिगड़ जाएगा, लोग बातें बनाएंगे। कविता की ससुराल वाले भी सोचेंगे कि इस घर में बहू टिकती नहीं। ये सुनते ही सावित्री देवी का माथा ठनका। उन्हें डर लगा कि कहीं इस शादी पर ही असर न पड़ जाए। उन्होंने विजय से कहा, तू जाकर बहू को ढूंढ ला, चाहे जैसे भी मना उसे वापस लेकर आ, वरना तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन विजय जानता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। प्रीति के मन में वर्षों से भरा दर्द अब फूट चुका था। उसे मनाने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं होंगे। दूसरी ओर प्रीति अपने मायके पहुंच चुकी थी। मां बाप उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बिटिया, ये कैसी हालत बना रखी है? तुम इतनी रात को अकेली यहां कैसे आ गई? क्या हुआ? प्रीति आंसुओं में डूबकर सब कुछ बता गई। कैसे शादी की तैयारी में उसने जी जान लगा दी, कैसे हर बात पर उसे ताने मिले और कैसे मेहंदी के दिन सबके सामने सास ने अपमानित किया। मां बाप ने सुना तो उनके दिल पर चोट लगी। मां ने कहा, बिटिया, हमने तुझे बचपन से यही सिखाया था कि ससुराल तेरा असली घर है।
लेकिन अगर वहां तुझे इज्जत ही नहीं मिल रही तो तू कैसे रह सकती है? पिता चुपचाप सोच में डूबे रहे। उन्हें डर था कि समाज क्या कहेगा, लेकिन बेटी की आंखों में छलकते आंसू देखकर उनका दिल पिघल गया। इधर चौधरी परिवार में शादी की तैयारियां अधूरी पड़ी थीं। मेहमानों के बीच तरह तरह की बातें हो रही थीं। कोई कह रहा था कि बहू मायके चली गई है, कोई कह रहा था कि उसने घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस बीच कविता की ससुराल वालों के घर तक भी खबर पहुंच गई। उन्होंने फोन करके साफ पूछ लिया, क्या आपकी बहू शादी से पहले ही घर छोड़कर चली गई है? हमें तो यह रिश्ता सोच समझकर करना था। ये सुनकर सावित्री देवी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो बस अपने मायके गई है। कुछ खास रस्में होती हैं ना, वही निभाने गई है। आप चिंता मत कीजिए, शादी समय पर ही होगी। लेकिन इस झूठ ने उनका आत्मविश्वास हिला दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बहू का घर छोड़ना सिर्फ घर की अंदरूनी बात नहीं रही, अब यह पूरे समाज की नजरों में खुल चुकी है। रात को जब सब सो गए तो सावित्री देवी बरामदे में अकेली बैठी सोचने लगीं, क्या मैंने सच में बहू के साथ ज्यादती की? वो तो हर वक्त काम में लगी रहती थी। हाँ, कभी कमी रह जाती होगी, लेकिन क्या मैं ही थी जो उसकी मेहनत को कभी मान ही नहीं पाई? और अब यही सब मेरी बेटी की शादी पर भारी पड़ रहा है। उनके दिल में डर बैठ गया। प्रीति मायके आकर कुछ दिनों से चुपचाप रह रही थी। वह अपने मन का सारा बोझ एक बार मां बाप के सामने निकाल चुकी थी, लेकिन अब भी उसके दिल में एक कसक थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि उसने सही किया, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं अपराध बोध भी था कि बहन की शादी के समय उसने घर छोड़ दिया। हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी उससे यही सवाल करता, क्यों आई? शादी के समय तो बहू की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इन सब बातों से प्रीति का मन और भारी होता गया। दूसरी ओर चौधरी परिवार में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शादी की रस्में नजदीक आ रही थीं, लेकिन हर काम अधूरा था। प्रीति की अनुपस्थिति घर की धड़कन जैसी महसूस हो रही थी। रसोई में कोई ढंग से व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, मेहमानों की देखभाल बेतरतीब हो रही थी और हर छोटी बड़ी बात में गड़बड़ी सामने आने लगी। कविता, जो अब तक राजकुमारी बनी घूमती थी, अचानक महसूस करने लगी कि उसके बिना बहू की मेहनत के ये सारी तैयारियां संभल ही नहीं पा रहीं। मेहमान उसे भी ताने देने लगे, अरे बेटी, तेरी शादी है, लेकिन घर में कामकाज कौन देख रहा है? बहू तो है ही नहीं, तुम सब कैसे संभालोगे? ये सुनकर कविता का चेहरा उतर जाता। उसके मन में पहली बार टीस उठी कि जिस बहू को उसने हमेशा तुच्छ समझा, वही असल में इस घर की असली ताकत थी। विजय बेचैनी से दिन रात अपनी पत्नी को याद कर रहा था। वह कई बार मायके जाकर प्रीति से मिलने की कोशिश करना चाहता, लेकिन पिता रामनाथ और मां सावित्री देवी ने रोक दिया। उनका कहना था, शादी के पहले अगर तू उसके पास गया तो लोग कहेंगे बहू को मनाने गया है, हमारी इज्जत और गिरेगी। अभी तो बस इंतजार कर, शादी हो जाने दे। लेकिन विजय जानता था कि ये इंतजार परिवार के लिए और बड़ा संकट बन सकता है। उसके मन में यह बात साफ बैठ गई थी कि जब तक प्रीति वापस नहीं आएगी, तब तक इस शादी की खुशियां अधूरी रहेंगी। इधर प्रीति के मायके में भी बातें फैलने लगीं। रिश्तेदार आकर पूछते, क्या बात है? बहू शादी से पहले घर छोड़कर आ गई, अब क्या करेगी? ससुराल वाले बुलाने आएंगे क्या? उसके पिता के लिए यह सवाल किसी चुभते कांटे की तरह थे। वे समाज में इज्जतदार आदमी थे, लेकिन अब उन्हें अपनी ही बेटी के फैसले के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। एक रात उन्होंने प्रीति से साफ कहा, बिटिया, हम तुझे अपना दर्द समझते हैं, लेकिन तू जानती है समाज आंखें गड़ाए बैठा है।
तेरे इस कदम ने न सिर्फ तेरे ससुराल बल्कि हमारे घर की भी इज्जत को दांव पर लगा दिया है। सोच समझकर फैसला कर, तू लौटेगी या नहीं। ये सुनकर प्रीति का दिल और भारी हो गया। उसने मां से कहा, अम्मा, मैंने तो कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। बस यही चाहा कि मुझे ससुराल में एक बेटी की तरह अपनाया जाए। लेकिन वहां मुझे हर दिन ताने मिलते रहे। मैंने सालों तक सहा, लेकिन अब हिम्मत टूट गई। अगर मैं लौट भी जाऊं तो क्या बदलेगा? मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, जब औरत घर छोड़ देती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। कभी कभी औरत की चुप्पी घर तोड़ देती है और कभी उसका विरोध घर को जोड़ देता है। तेरा ये कदम तेरा हक है, लेकिन अब यह पूरे घर का इम्तिहान बन गया है। इसी बीच चौधरी परिवार में एक और मुश्किल खड़ी हो गई। कविता की ससुराल वालों ने फिर से फोन किया और साफ कहा, अगर आपकी बहू शादी में नहीं दिखी तो हमें डर होगा कि कल हमारी बेटी को भी आप यूं ही नीचा दिखाएंगे। हम रिश्ता तोड़ने का हक रखते हैं। ये सुनकर सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बहू का अपमान करना कितनी बड़ी भूल थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उस रात उन्होंने विजय को बुलाकर कहा, बेटा, तू सही कह रहा था। बहू को मनाए बिना ये शादी संभव नहीं। तुझे ही जाना होगा। उसे ला, चाहे जैसे भी। विजय अगले ही दिन प्रीति के मायके पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वह उसके पैरों में बैठकर बोला, प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा मां का साथ दिया, लेकिन तेरे दिल का दर्द समझ न पाया। तू सही थी, तेरा अपमान हुआ है। लेकिन आज मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर तू घर नहीं चली तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। और अगर ये शादी बिगड़ी तो हमारे पूरे परिवार की बदनामी होगी। प्रीति चुपचाप उसे देखती रही। उसके दिल में तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसे फिर उसी घर लौटना चाहिए जहां उसे हर दिन नीचा दिखाया गया। लेकिन फिर उसे याद आया, अगर वह इस वक्त अपनी जिद पर अड़ी रही तो एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है। मां ने भी धीरे से कहा, बिटिया, ये तेरे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तेरी खुद की इज्जत का है और दूसरा पूरे परिवार की इज्जत का। फैसला तुझे ही करना है। प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैं लौट जाऊंगी, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं बल्कि एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए। मगर ये मेरी आखिरी कोशिश होगी। अगर अब भी मेरी इज्जत को ठेस पहुंची तो मैं हमेशा के लिए इस घर से नाता तोड़ लूंगी। विजय ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसे लगा मानो उसे जीवनदान मिल गया हो। प्रीति ने ससुराल लौटने का फैसला कर तो लिया, लेकिन उसके दिल में डर और संकोच अभी भी था। मायके से निकलते समय उसने मां की ओर आखिरी बार देखा। मां ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बिटिया, कभी कभी औरत का धैर्य ही सबसे बड़ी जीत बनता है। तूने जो सहा है वो तेरी मजबूरी नहीं बल्कि तेरी ताकत है। अब जा और अपनी इज्जत खुद वापस ले। विजय और प्रीति जब घर पहुंचे तो पूरे चौधरी परिवार की सांसें थमी हुई थीं। आंगन में खड़े रिश्तेदार चुपचाप उन्हें देखने लगे। सावित्री देवी, जो हमेशा ऊंचे स्वर में बोलती थीं, आज बहू को देखते ही गुमसुम हो गईं। उनके होंठ हिले, लेकिन शब्द निकल न पाए। प्रीति ने नजरें झुका लीं, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी डर की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की थी। शादी की तैयारियां अधूरी थीं, लेकिन प्रीति ने लौटते ही सारी कमान अपने हाथ में ले ली। उसने थकी आंखों के बावजूद पूरी लगन से काम संभाला। रसोई से लेकर मेहमानदारी तक हर चीज एक बार फिर व्यवस्थित होने लगी। रिश्तेदार आपस में कहने लगे, देखा, बहू आई तो घर में फिर से जान आ गई, वरना तो सब उल्टा पुल्टा हो गया था।
कविता के मन में अपराध बोध था। वह बहन की तरह प्रीति के पास आई और धीरे से बोली, भाभी मुझसे गलती हुई। मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका, लेकिन अब समझ आई है कि तुम ही इस घर की असली नींव हो। अगर तुम न होती तो मेरी शादी शायद टूट ही जाती। प्रीति ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, कविता, ये घर मेरा भी है। मैं चाहूं भी तो इस घर की बदनामी नहीं देख सकती थी। लेकिन याद रखना, किसी औरत को उसके अस्तित्व से कभी मत काटना। औरत को जब अपमानित किया जाता है तब उसका दर्द सिर्फ उसी का नहीं होता, पूरा परिवार भुगतता है। शादी का दिन आ पहुंचा। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। बैंड बाजे की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी और मेहमानों की चहल पहल ने माहौल को खुशगवार बना दिया। लेकिन इस खुशगवार माहौल के बीच प्रीति के त्याग और धैर्य की गूंज हर दिल में थी। बारात जब दरवाजे पर पहुंची तो सबकी निगाहें चौधरी परिवार पर थीं। ससुराल पक्ष को जैसे परखना था कि बहू लौटकर आई भी है या नहीं। और जब उन्होंने प्रीति को सज-धज कर मेहमानों की खातिरदारी करते देखा तो उनकी चिंता दूर हो गई। वे बोले, अब हमें यकीन हो गया कि चौधरी परिवार की बहू अपनी जिम्मेदारी निभाना जानती है। सावित्री देवी का दिल जैसे किसी बोझ से मुक्त हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें अपनी गलती का एहसास खाए जा रहा था। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे हुए। कविता विदा होकर अपने नए घर चली गई और घर लौटते ही सबकी नजरें प्रीति पर टिक गईं। शादी के अगले दिन सुबह सावित्री देवी ने बहू को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रीति, मैंने तुझे हमेशा परखा, लेकिन तुझे कभी समझ न पाई। तूने हमारी इज्जत बचाई, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज मैं सबके सामने मानती हूं कि इस घर की सबसे बड़ी ताकत तू ही है। मुझे माफ कर दे। प्रीति की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मान जी, मुझे माफी नहीं चाहिए। बस इतना चाहती हूं कि आगे से मुझे बहू नहीं, बेटी समझा जाए। बेटी को जब ताने दिए जाते हैं तो वो सह लेती है, लेकिन बहू को जब अपमानित किया जाता है तो वो टूट जाती है। रामनाथ जी, जो अब तक चुपचाप बैठे सुन रहे थे, आगे बढ़े और बोले, आज हमारी बहू ने हमें वो सबक सिखाया है जो हम जिंदगी भर नहीं समझ पाए। परिवार इज्जत से नहीं, रिश्तों से बंधता है। और अगर रिश्तों में दरार पड़ जाए तो इज्जत खुद ब खुद ढह जाती है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सावित्री देवी, जो हमेशा बहू पर हावी रहती थीं, अब उसे हर फैसले में बराबरी का हक देने लगीं। कविता भी अपने ससुराल से हर बार आकर भाभी के पैरों में बैठ जाती और कहती, अगर उस दिन भाभी घर न लौटती तो मेरी शादी शायद टूट ही जाती। प्रीति की आंखों में अब भी एक सतर्कता रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष भी था कि उसके धैर्य ने परिवार को आईना दिखा दिया। अब कोई भी उसकी मेहनत को कम नहीं आंकता था। शादी बीत चुकी थी। घर अब खाली खाली सा लग रहा था। रिश्तेदार लौट चुके थे। ढोलनगाड़ों की आवाजें अब सन्नाटे में बदल गई थीं। लेकिन इस सन्नाटे में एक गूंज अब भी थी, प्रीति का त्याग और उसका आत्मसम्मान। सावित्री देवी हर सुबह जब आंगन में तुलसी पर दिया जलाने बैठती तो उनका मन बार बार प्रीति की ओर चला जाता। वे सोचती, जिस बहू को मैंने हमेशा तानों से दबाया, वही बहू आज मेरी बेटी के घर की नींव बन गई। अगर वो जरा सा भी जिद कर लेती तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। धीरे धीरे उनका रवैया बदलने लगा। पहले जहां वे बहू को सिर्फ काम करने वाली समझती थीं, अब हर छोटे बड़े फैसले में उसकी राय लेने लगीं। अगर कोई रिश्तेदार बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करता तो वे तुरंत रोक देती, ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और बेटी को कोई ताना नहीं देता। विजय भी बदल चुका था।
उसे एहसास हो गया था कि पत्नी को सिर्फ समझौते का उपदेश देना ही उसका धर्म नहीं था, बल्कि उसे उसका साथी बनकर हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा होना था। वह अब माँ और पत्नी के बीच दीवार नहीं बल्कि पुल बनने लगा। कविता भी जब जब अपने ससुराल से लौटती भाभी के पैरों पर बैठ जाती और कहती, भाभी मैं जिंदगी भर आपकी ऋणी रहूंगी। आपने मेरे लिए अपनी तकलीफ भुला दी। अगर आप न लौटती तो शायद आज मेरा घर भी न बसता। प्रीति इन बातों को सुनकर कभी मुस्कुरा देती, कभी उसकी आंखें भीग जातीं। वह जानती थी कि यह सबक परिवार के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है। एक दिन घर में सब बैठे थे, रामनाथ जी, सावित्री देवी, विजय और प्रीति। बातचीत का विषय वही था, कविता की शादी और बीते कुछ दिनों की उथल-पुथल। रामनाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, हम सबने अपनी अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है कि औरत चाहे बहू हो या बेटी, उसे इज्जत देना ही सबसे बड़ा धर्म है। परिवार की नींव सिर्फ पुरुषों की मेहनत से नहीं, बल्कि औरतों के त्याग और सहनशीलता से भी टिकती है। सावित्री देवी ने बहू का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रीति, आज मैं सबके सामने कसम खाती हूं कि अब कभी तुझे ताने नहीं दूंगी। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है। तूने जो सहा है वो अब कभी दोहराया नहीं जाएगा। अगर कभी कोई तुझे नीचा दिखाएगा तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ी रहूंगी। प्रीति की आंखें भर आईं। उसके दिल में वर्षों से जो घाव थे वे भरने लगे। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी औरत को अपनी आवाज उठाने के लिए घर छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन अगर वह आवाज परिवार को सही राह दिखा दे तो उसका त्याग सफल हो जाता है। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। काम का बंटवारा होने लगा, निर्णयों में सबकी राय ली जाने लगी। प्रीति को सिर्फ बहू नहीं बल्कि घर की धड़कन समझा जाने लगा। गांव शहर में जब भी कोई चौधरी परिवार का नाम लेता तो यह भी कहता, वो वही परिवार है जिसकी बहू ने घर छोड़कर उन्हें आईना दिखाया था और फिर लौटकर घर को जोड़ा था। यह कहानी सिर्फ चौधरी परिवार की नहीं रही, बल्कि समाज में भी एक सीख बन गई। हर कोई कहने लगा, बहू घर की इज्जत होती है। अगर उसे ताने दिए जाएंगे तो घर टूटेगा। अगर उसे बेटी माना जाएगा तो घर हमेशा जुड़ा रहेगा। प्रीति अब पहले जैसी चुप रहने वाली बहू नहीं रही। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी बातों में वजन था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। घरवाले खुद मान चुके थे कि परिवार की असली ताकत वही है। इस पूरी घटना ने परिवार को यह सिखाया कि इज्जत सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, घर के अंदर वालों के लिए भी होनी चाहिए। जब बहू को बेटी माना जाता है तभी घर की असली नींव मजबूत होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।